सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फ्लक्स। फ्लक्स होती है वो सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से आती है। डाइपोल में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है, तो जितने मर्जी डाइपोल रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, नेट फ्लक्स कितनी होगी? 0 होगी। हॉलोस्फीयर जो मर्जी हो, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग, हॉलोस्फीयर के अंदर कुछ नहीं होता तो सारा चार्ज बाहर रहेगा। तो कंडक्टिंग में अगर आप अंदर चार्ज दे भी दोगे ना, तो वो रिपेल होके सारा चार्ज कहां पे आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। सारा चार्ज कहां पे आ जाएगा बेटा? द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड over a closed surface is equal to charge enclosed by the surface divided by epsilon naught। क्या है मतलब? किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो सरफेस इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, E डॉट ds, ds मतलब एरिया, E डॉट, कुछ लोग इसको E डॉट da भी लिख देते हैं, कुछ लोग इसको E डॉट ds भी लिख देते हैं। ये जो साइन बना होता है ये क्लोज्ड सरफेस का साइन होता है, ठीक है जी। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो E डॉट ds होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फ्लक्स, इसको फ्लक्स ही कहते हैं। ये जो लिखा हुआ ये फ्लक्स है। तो दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अगर मैं इसके अंदर बात करूं, मान लो चार्ज Q1 है, Q2 है माइनस, Q3 प्लस है, और एक चार्ज मान लो बाहर रखा हुआ है, तो यहां पे जो चार्ज एनक्लोज्ड हम लिखेंगे वो लिखेंगे Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें बाहर वाला चार्ज नहीं आएगा। Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, बाहर वाला चार्ज इसमें नहीं आता है। जो फ्लक्स होती है वो सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से आती है, इनसाइड चार्जेस की वजह से आती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सारे चार्जेस की वजह से होती है, ड्यू टू ऑल चार्जेस। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सारे चार्जेस की वजह से होती है, लेकिन जो फ्लक्स आती है वो सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से आती है भाई, ठीक है जी। जो फ्लक्स आती है वो अंदर वाले चार्जेस की वजह से आती है, और जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सारे चार्जेस की वजह से होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो Q1, Q2, Q3, Q4 सभी की वजह से होगी, लेकिन इसका जो फ्लक्स आएगा वो सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से आएगा। यही गॉस लॉ की खूबसूरती है, ठीक। जैसे ये देखो सवाल आ गया, बहुत इजी सवाल है, ठीक है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन वैक्यूम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के साथ कितनी फ्लक्स एसोसिएटेड है? तो फ्लक्स होती है चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो Q की वैल्यू 1 है ना, Q की वैल्यू 1, तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। सीधा सीधा आंसर आ गया, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ऑफ चार्ज Q each are placed into the shell. What will be the amount of electric flux associated with the shell? कह रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, हर एक का चार्ज Q है, वो उसको एक शेल में रखा गया है। What is the total electric flux associated with the shell? शेल के अंदर 5 डाइपोल रखे गए हैं। एक शेल है, उसके अंदर 5 डाइपोल, माइनस Q प्लस Q, माइनस Q प्लस Q, माइनस Q प्लस Q, माइनस Q प्लस Q, माइनस Q प्लस Q। तो नेट चार्ज कितना है एनक्लोज्ड? 0। कट रहे हैं तो फ्लक्स कितनी होगी? 0। क्या सोचना, डाइपोल है बेटा, डाइपोल में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है, तो जितने मर्जी डाइपोल रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, नेट फ्लक्स कितनी होगी? 0 होगी भैया, ठीक है जी। नेट फ्लक्स कितनी है? 0 है भाई। तो सिंपल सा आंसर है, ठीक। गॉस लॉ का ही अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, निकालेंगे नहीं, हम तो फॉर्मूला ही देखेंगे। ड्यू टू हॉलो स्फीयर या शेल या सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग। हॉलो स्फीयर इसको हम शेल भी बोलते हैं, और सॉलिड स्फीयर का कौन से वाला केस कर रहे हैं, कंडक्टिंग वाला। ठीक है जी। हॉलो स्फीयर या शेल की वजह से देखो, हॉलो स्फीयर जो मर्जी हो, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, हॉलो स्फीयर के अंदर कुछ नहीं होता तो सारा चार्ज बाहर रहेगा। और सॉलिड स्फीयर अगर कंडक्टर भी है तो उसमें भी सारा चार्ज बाहर ही रहता है। चार्ज कम्स आउटसाइड। सॉलिड स्फीयर में अगर सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग में अगर आप अंदर चार्ज दे भी दोगे ना, तो वो रिपेल होके सारा चार्ज कहां पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। सारा चार्ज कहां पे आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। तो फिर अंदर चार्ज देने का कोई फायदा नहीं है। तो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग में कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी। जब इस पे गॉस लॉ लगाते हैं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है इनसाइड पॉइंट पे 0 होती है, क्योंकि अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। आउटसाइड पॉइंट पे के क्यू बाय छोटा आर का स्क्वायर, अभी बना के दिखाता हूं मैं आपको। सरफेस पे के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। देखो, कैपिटल आर ये है इसका रेडियस, और छोटा आर ये है इस पी पॉइंट पे, आउटसाइड पॉइंट पे, है ना, ये क्यू चार्ज है। आउटसाइड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर है, छोटा आर का स्क्वायर। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय बड़ा आर का स्क्वायर है। अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। ठीक है जी। ये गॉस लॉ से ही डिराइव होता है। के क्यू बाय बड़ा आर स्क्वायर का एक स्पेशल फॉर्मूला बनता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपको याद रखना है। जो सरफेस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक स्पेशल फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी आपके ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है ना। के क्यू बाय आर स्क्वायर से ही ये डिराइव हो जाता है। ठीक है जी। तो इसमें कैसे डिराइव करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। के की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो सिग्मा जो होता है वो चार्ज अपॉन एरिया होता है। ये यहां से डिराइव हो जाएगा। चार्ज अपॉन एरिया, एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहां से ये डिराइव हो जाएगा। इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। एक बड़ी खास बात है कि आउटसाइड पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिमिलर है जो कि पॉइंट चार्ज की होती है। क्या आप भी ये बात देख पा रहे हो, है ना। बिल्कुल वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉइंट चार्ज की वजह से होती है, बिल्कुल सेम है भाई। ठीक है। उसके बाद क्या जी, ये तो हो गया। इसका जो ग्राफ बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वो ऐसा बनता है भाई। पहले तो 0 होती है, फिर एकदम से प्रकट होती है। ठीक है जी। सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी सरफेस पे होती है। ठीक है जी। पहले 0, फिर एकदम से डिक्रीज करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए ये जो स्फीयर है ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। ठीक है जी। सबसे ज्यादा सरफेस पे होती है भैया ये वाला पॉइंट। ठीक, ऐसे फिर ऐसे गिरती है। डन है। ठीक। दूसरा, सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग। कौन सा है भैया, सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग। इसके आने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह में या सिलेबस में ये मेंशन्ड नहीं होता, लेकिन हमें ये फिर भी करना पड़ता है क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो हम एक चीज के पीछे रिस्क नहीं लेंगे। पंगा ये पड़ता है कि ये नीट की सारी बुक्स में मेंशन होता है। नीट की जितनी भी बुक्स हैं जो ये क्लेम करती हैं कि वो नीट की तैयारी करवाती हैं, तो सारी बुक्स में मेंशन होता है और सारे ही टीचर इसको करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला करवा रहा हूं भाई। तो सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग में अंदर भी चार्ज होता है, अंदर भी चार्ज होता है। तो आउटसाइड वाला फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। सरफेस वाला फॉर्मूला भी सेम ही रहता है, के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। जो चेंज होता है वो इनसाइड पॉइंट पे होता है।
यहां पे आप इनसाइड पॉइंट पे ऐसा नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना। नॉन कंडक्टिंग बॉडी में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अंदर चार्ज नहीं है या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का क्यूब। के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का क्यूब, ये इसकी वैल्यू हमें देखने को मिलती है भैया। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है और इनसाइड पॉइंट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। जहां पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है वहां पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इनसाइड पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के जैसा डिक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल सेम ग्राफ, ये ग्राफ बहुत 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 इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है जी। ये ग्राफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में यूज किया जाता है, ग्रेविटेशन चैप्टर में। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सॉलिड स्फीयर वहां पे भी यूज होता है। बिल्कुल सेम ग्राफ मैं आपको मैग्नेटिज्म में भी दिखाऊंगा, वहां पे भी यूज होता है भैया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आउटसाइड पॉइंट के लिए और इनसाइड पॉइंट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका एक स्पेशल फॉर्मूला रो वाला भी होता है, क्योंकि यहां पे अंदर चार्ज होता है, वॉल्यूम में चार्ज होता है, तो रो यूज होता है। बेटा यहां पे जो चार्ज है सिर्फ सरफेस पे होता है तो सिग्मा यूज होता है। यहां पे अंदर भी चार्ज होता है तो इसमें रो यूज होता है। रो होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है स्फीयर का। जिसको नहीं पता हो तो मैंने लिख दिया, इसीलिए लिखा है। 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया होता है। तो इनसाइड पॉइंट का एक स्पेशल फॉर्मूला बनता है रो स्मॉल आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इनसाइड पॉइंट का एक स्पेशल फॉर्मूला है। सिमिलरली सरफेस वाला भी एक स्पेशल फॉर्मूला आप याद कर लो, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। रो कैपिटल आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर की जगह पे बस कैपिटल आर रखना है। अगर आपको इनसाइड का याद हो गया तो सरफेस का याद हो जाएगा अपने आप। रो स्मॉल आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो कैपिटल आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। करना कुछ नहीं है, आप खुद भी डिराइव कर सकते हो। Q को रो की फॉर्म में लिख देना और K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देना, आंसर आपके कदमों में होगा। ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, बस बहुत थोड़ा सा बचा है बेटा, बहुत थोड़ा सा बचा है। मुझे पता है 12 बजने वाले हैं, बहुत थोड़ा सा बचा है, बहुत ही थोड़ा सा बचा है, ठीक है ना। बस आप मुझे 10 मिनट और दे दो, ठीक है ना। हाँ, सब खत्म कर देंगे हम, ठीक है ना। अब इतना पढ़ लिया है। सर इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 से 3, ठीक है। हाँ, पिछले 6 सालों में 14 क्वेश्चन आए, तो अब आप हिसाब लगा लो, 2 से 3 सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3/2 r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r इज E। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r/2, r/2 बेटा इनसाइड पॉइंट है ये तो, और कंडक्टर है, शेल है, 0। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। r/2 है, r/2 तो इनसाइड पॉइंट है, ये तो फालतू में दे रखा है, इसका कोई यूज नहीं है। उन्होंने कह रखा है 3/2 r पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो क्या करें हम, E है तो है, ये तो आउटसाइड पॉइंट है। 3/2 r, तो ये r/2 है, तो r/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0 है भैया, ठीक है जी। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो पॉइंट चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस होती है वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होती है। ये बस आपको याद रखना है, कई बार स्टेटमेंट बेस वगैरह सवालों में या थ्योरी बेस सवालों में पूछ लेते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस होती है वो स्फेरिकल होती है, ऐसी। स्फीयर के लिए भी स्फेरिकल होती है। इसकी जब डेरिवेशन होती है ना, तो स्फीयर के लिए भी जो सरफेस है वो स्फेरिकल ही होती है, गॉसियन सरफेस। लाइन चार्ज के लिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं आपको करवा ही चुका हूं, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की 2k λ/r, ये दोबारा करवाने की तो कोई आवश्यकता नहीं है।
बस इसकी गॉसियन सरफेस देख लो। इसकी जो गॉसियन सरफेस होती है वो ऐसी होती है भैया, सिलेंड्रिकल। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है। इसकी गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होती है भैया, याद रखना। पॉइंट चार्ज की वजह से चार चीजें याद करवाऊंगा, एक और याद करवाऊंगा। पॉइंट चार्ज की वजह से गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होती है, स्फीयर की भी स्फेरिकल होती है, स्फीयर है तो स्फेरिकल ही होगी। लाइन चार्ज की वजह से सिलेंड्रिकल होती है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको याद करवा ही चुका हूं। चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट, कंडक्टिंग जो शीट आएगी वो अगले चैप्टर में आती है, इस चैप्टर में नहीं आती, ठीक है जी, क्योंकि कंडक्टर टॉपिक जो है वो डिटेल वाला जो टॉपिक है वो अगले चैप्टर का है। इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट, एक नॉन कंडक्टिंग शीट है, ठीक है जी, जिसपे मान लो कि चार्ज है। अब शीट है तो एरिया होगा, एरिया है तो सिग्मा होगा, ठीक है जी। इनफाइनाइट शीट है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत ही खास बात होती है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। डिस्टेंस यहां पे आता ही नहीं है बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इंडिपेंडेंट ऑफ आर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। इसकी जो गॉसियन सरफेस है वो सिलेंड्रिकल होती है या क्यूबॉइड भी बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं, इसमें दोनों याद रखने हैं, सिलेंड्रिकल या क्यूबॉइड। जो मैंने आपको टीबीएस कैप्सूल में आपको दूंगा उसमें सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं इसके बारे में, है ना, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ लिख रखा है मैंने उसमें जो कि जरूरत का है, ठीक है जी, फालतू चीज नहीं लिखी है उसमें। तो याद रखिएगा, पॉइंट चार्ज की वजह से स्फेरिकल, स्फीयर की वजह से स्फेरिकल, लाइन चार्ज की वजह से सिलेंड्रिकल और शीट की वजह से सिलेंड्रिकल या क्यूबॉइड। वैल्यू होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, आर पे डिपेंड नहीं करती, ये खास बात होती है इसकी। इसके बेसिस पे इस पे सवाल भी आया था जेईई मेंस 2022 में, है ना, जेईई मेंस 25 जून को, 25 जून का बहुत ही शुभ दिन होता है, जी हाँ, 25 जून वो दिन है जिस दिन इंडिया पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। खैर यहां पे 1983 की बात नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है 2022 के सवाल की। ये शीट दे रखी है और शीट के सामने 2 पॉइंट दे रखे हैं, P1 और P2। P1 का डिस्टेंस L है और P2 का डिस्टेंस 2L है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछिए, बेटा डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती, तो E1 और E2 दोनों की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। खत्म बात। बताओ कितना आसान सवाल है ना, कितनी छोटी छोटी, यार देखो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, इसलिए मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं आपको हमेशा लिखवाता हूं भैया, है ना, ये मेरी आदत है, क्योंकि पता नहीं है। और आपको लग रहा होगा कि अरे इतना लंबा लेक्चर हो गया, इतना लंबा लेक्चर हो गया, लंबा लेक्चर ज्यादा नहीं हुआ भैया। पिछली बार मैंने ये लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने 8.5 घंटे लिए थे इसको पढ़ाने में। इस बार मैंने थोड़ा सा जो है अपनी स्पीड को थोड़ा मेंटेन किया है, तो 7 थोड़ा सा 7.25 घंटे में हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इससे भी कम करवाता हूं तो भैया आपके साथ मैं जस्टिस नहीं कर रहा हूं, मैं तो करके चला जाऊंगा। 5 घंटे वाले लेक्चर भी पढ़े हैं, 6 घंटे वाले लेक्चर भी पढ़े हैं इसी चैप्टर के, लेकिन वो जस्टिस नहीं है भैया, वो दैट इज नॉट अ जस्टिस। वो मैं आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा हूं, मैं आपके साथ धोखा कर रहा हूं। मैं आपको आसान आसान चीजें करवा के निकल जाऊंगा, बाद में आप पेपर में झांकते रहोगे, यही होगा फिर, ठीक है ना। तो भैया जो कंटेंट है पूरा है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। कोई आके बोल दे कि यार ये टॉपिक छूट गया, एक भी नहीं, नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक। ठीक है जी, लास्ट टॉपिक, हाँ गॉस लॉ पे ही है, गॉस लॉ के ही सब पार्ट है, लास्ट टॉपिक है, इसके 4 केस हैं, चैप्टर ओवर। ठीक है, फ्लक्स थ्रू अ क्यूब, क्यूब के थ्रू फ्लक्स कैसे कैलकुलेट की जाती है। एक क्यूब है, पहला केस है कि जो क्यूब है वो क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा गया है। आप एक कमरा अज्यूम कर लो, क्यूब वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है आप एक कमरा अज्यूम कर लो,
उस कमरे के थ्रू जो फ्लक्स है वो चारों डायरेक्शंस में से पास हो रही है। तो अगर आपके लिए क्यूब में से टोटल फ्लक्स आपसे पूछी जा रही है तो आंसर होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी। और हर एक फेस के थ्रू अगर पूछी जाए, ईच फेस, तो आंसर होगा Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। बेटा आप ऐसा समझो, इसमें से फ्लक्स चारों तरफ निकल रही है। आप ऐसा समझो कि आपके कमरे में एक बल्ब लगा है बिल्कुल बीच में, तो उसकी वजह से, बल्ब की वजह से चारों तरफ रोशनी जा रही है। कितने फेस होते हैं क्यूब के? 6। लेफ्ट वाली दीवार, राइट वाली दीवार, सामने वाली दीवार, पीछे वाली दीवार, ऊपर छत हो गया, नीचे फ्लोर हो गया। 6 फेस है। आप अपने कमरे में भी चेक कर सकते हो, 6 फेस हैं भैया। ठीक है जी। तो हर फेस के थ्रू Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं। सवाल आ चुके हैं इस पे। अगला, चार्ज एट द फेस सेंटर। फेस सेंटर का क्या मतलब होता है कि किसी भी एक दीवार के, अपने कमरे की कोई भी एक दीवार इमेजिन कर लो, अपने कमरे की कोई भी एक दीवार इमेजिन कर लो। अरे ये क्या हो गया? ये तो बचपन में वो पेंट नहीं खेलते थे, पेंट ऐप चलाइए कभी, जो आपके लैपटॉप वगैरह में होती है। तो बचपन में वही होता था, पेंट में भी ऐसा ही होता था। वो थोड़ा सा अगर फिल करना रह जाता तो पूरा वो हो जाता था। तो फेस सेंटर, यहां पे चार्ज रख, है ना। आप ये मान लो कि अब इसमें से जो फ्लक्स जाएगी, अब आधी फ्लक्स इधर निकल जाएगी, है ना, और आधी फ्लक्स इधर जाएगी। तो क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स जाएगी वो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जाएगी। ठीक है जी। आप ऐसा अज्यूम करो, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। 2 कमरे हैं, आपके पास एक ही बल्ब है, आपको दोनों कमरों में रोशनी पहुंचानी है। आपके पास एक ही बल्ब है और आपको दोनों कमरों में रोशनी पहुंचानी है। तो कुछ नहीं करना, दोनों कमरों की जो कॉमन दीवार है ना, तो कॉमन दीवार के बीच में बल्ब लगा दो। तो आधी रोशनी इसमें जाएगी और आधी रोशनी इसमें जाएगी। तो हर क्यूब के थ्रू कितनी रोशनी जाएगी? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जाएगी। ठीक है जी। तो ये बेस्ट एग्जांपल है, तो जो आप इसमें देख सकते हो। ठीक है। अगला है चार्ज एट एज सेंटर। बस इसके बाद एक केस और है, खत्म चैप्टर। ठीक है। बहुत अंत तक आने वाले हैं भैया, पढ़ लीजिए। अब तो वैसे ही पढ़ लोगे। एज सेंटर का मतलब होता है किसी भी क्यूब के 12 एज होते हैं बेटा, 12 एज। ये एज मतलब साइड, एज का मतलब होता है साइड। तो किसी भी क्यूब के एज पे अगर चार्ज पड़ा है तो उस क्यूब के थ्रू कितनी फ्लक्स जाएगी, है ना। क्या आंसर होगा? काफी सारे बच्चे लिख भी रहे हैं। तो काफी सारी लाइंस इधर जाएंगी, ठीक है जी, ऊपर भी जाएंगी, नीचे से भी जाएंगी, ठीक है ना। एक क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स जाएगी वो Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट जाएगी। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा डायग्राम हम थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं। इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स है वो देखो, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। सिर्फ ये 4 में से एक लाइन है जो क्यूब के थ्रू क्रॉस कर रही है। ठीक है। तो Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट याद कर लेना इसको, कि क्यूब के थ्रू फ्लक्स जो जा रही है वो Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट जा रही है। लास्ट केस है चार्ज एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। कॉर्नर, किसी भी क्यूब के कॉर्नर पे, कॉर्नर होते हैं 8, कॉर्नर होते हैं 8। आप ऐसा अज्यूम करो, आपके कमरे की जो छत है, लास्ट है ये, आपके कमरे की जो छत है, उस छत के बिल्कुल कॉर्नर पे चार्ज है, बिल्कुल कॉर्नर पे चार्ज है भैया। ठीक है जी, बिल्कुल कॉर्नर पे चार्ज है। ठीक है जी। तो इसमें से जो फ्लक्स जाती है, थोड़ा सा सोचने वाला होता है, 3D डायग्राम होती है।
एक्चुअल में ये जो चार्ज है ये 8 डायरेक्शंस में जो है, ये क्यूब जो है इसका 1/8 हिस्सा है एक्चुअल में। तो क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स जाएगी वो Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट जाएगी। आप ऐसा इमेजिन करो कि 4 कमरे हैं, नीचे नीचे 4 कमरे बने हुए हैं और ऐसे ही कमरे 4 ऊपर बने हुए हैं, उनके बिल्कुल बीच में ये चार्ज है। थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल है, ठीक है जी, मुश्किल है। जस्ट इमेजिन करना, आप जिस कमरे में बैठे हुए हो, ठीक है ना, जिस कमरे में बैठे हुए हो तो उस कमरे की छत है, जो छत इमेजिन कर ली, ठीक है, उस छत के बिल्कुल कॉर्नर पे चार्ज इमेजिन कर लो, कर लिया, ठीक है। अब आपके साइड वाला कमरा, आपके पीछे वाला कमरा, ऐसे होगा। इस कमरे में आप बैठे हो, इस कमरे में आप बैठे हो, ये पहला कमरा है। आपके साइड वाला कमरा, इधर वाला कमरा, ये वाला कमरा, ऐसे ही 4 कमरे ऊपर भी हैं, क्योंकि चार्ज जो है वो छत पे है, चार्ज जो है वो छत पे है, तो छत से भी तो रोशनी निकल रही है ना उस चार्ज की। तो ऐसे ही 4 कमरे छत पे बनाने हैं, ठीक है जी। 4 कमरे नीचे, 4 कमरे ऊपर, 3D डायग्राम है ये रूबिक्स क्यूब की तरह, ठीक है जी। यहां पे भी हैं 4 कमरे नीचे दिखा रखे हैं और 4 कमरे ऊपर दिखा रखे हैं और बीच में चार्ज है, बीच में चार्ज है भैया, ठीक है जी। 4 कमरे ऊपर, 4 कमरे नीचे और 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8, ठीक है जी। तो ये 4 कमरे नीचे, 4 कमरे ऊपर, तो एक क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स है वो Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट है। और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लो भैया, ठीक है जी। याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस खत्म। क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। 2000 में सवाल आया था, बस देख लो, देख के टिक ही करना है। चार्ज Q इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। चार्ज Q जो है वो कॉर्नर पे है, तो फ्लक्स थ्रू द ऑल द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज है तो Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। टिक करो, आगे बढ़ो। अगला सवाल, ये 2023 का जो मणिपुर का एग्जाम अलग से हुआ था, क्योंकि आपको पता है 2023 में मणिपुर में काफी खराब हालात चल रहे थे, तो उस टाइम पे मणिपुर वालों बच्चों के लिए पेपर अलग से हुआ था। तो हर साल ही एनटीए की ये कोई ना कोई कहानी सी रही है कि वो पेपर 2-2 बार लेने की आदत है। जैसे इस बार 2024 में भी पेपर 2 बार हुआ है, 2019-20 में भी पेपर 2 बार हुआ, कोविड के टाइम पे 2 बार हुआ, 2022 में भी पेपर 2 बार हुआ था। तो हर साल कुछ ना कुछ ऐसी सी चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पे सेंटर, क्यूब के सेंटर पे क्यूब माइक्रोकूलम चार्ज पड़ा है, तो हाँ, कितना फ्लक्स आएगा एनी वन ऑफ द फेस, एक फेस के थ्रू। पहला केस है बेटा, फर्स्ट केस, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, ठीक है जी। 2020 में तो कोविड आ गया था। कोविड में उस टाइम पे जब पेपर हुआ ना, तो उड़ीसा में उस टाइम पे बाढ़ आ रही थी, तो फिर दोबारा फिर से पेपर करवाना पड़ा, और बहुत सारे राज्यों में बाढ़ थी। तो माइक्रोकूलम है, इस वजह से 10 की पावर -6।